yesterday we have discussed about the 5 factors which are the basic ones if we are going to start a business or we are running a business, तो हमें उन factors को ध्यान में रखना चाहिए. Today also we are going to continue with this topic only, and we are going to discuss about the further 5 subtopics which we haven't discussed yesterday. So let's discuss about it. The first point is physical facilities, कि physical facilities क्या होती हैं, ठीक है, और क्यों ज़रूरी होती हैं. तो पहला है availability of physical facilities including machines, equipment, building, supportive services is an important factor to be considered at the start of the business. मतलब कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट हो ऐसी फैसिलिटीज़, ठीक है. तो फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होंगी? बिल्डिंग हो सकती है, मशीन्स हो सकती हैं, और जो सपोर्टिव सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, कम्युनिकेशन की सर्विसेज. तो ये सब सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं. आप खुद सोचो, अगर आप कोई मान लो छोटा सा बिज़नेस, नई दुकान खोलना चाहते हो, तो क्या आप कोई नई दुकान बिना दुकान की बिल्डिंग बने खरीद लोगे? अब बिल्डिंग मतलब यही नहीं होता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो. जो आपकी शॉप है वो भी तो एक स्ट्रक्चर ही है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर है. अगर वो मान लो ना हो और आप शॉप खोलना चाहते हो, तो ऐसा तो अगर मान लो आप शॉप में भी नहीं खोलना चाहते हो, आजकल तो लोग गाड़ियों में कपड़े बेचते हैं, तो गाड़ी का भी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस है ना. ऐसा तो है नहीं कि बिना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस के हम सामान बेचने लगे. अगर ठेले में भी लोग सामान लेके चलते हैं तो ठेला भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका, ठीक है. तो फिज़िकल फैसिलिटीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है अगर हम बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हों, या फिर हम रनिंग जो हमारा बिज़नेस चल रहा हो उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हो. मान लो हमारी एक स्कूल बना हुआ है और हम दूसरा स्कूल खोलना चाहते हैं, तो दूसरा स्कूल खोलने के लिए भी हमको बिल्डिंग चाहिए होगी, है ना, टीचर्स चाहिए होंगे, सपोर्टिव जो सर्विसेज हैं वो चाहिए होंगी, ठीक है. The decision relating to this factor will depend on the nature and size of the business. Obviously, जितना बड़ा बिजनेस उतने बड़ी बिल्डिंग, उतनी बड़ी मशीन्स, उतने ज़्यादा इक्विपमेंट, उतनी ज़्यादा सपोर्टिव सर्विसेज. अगर हम मान लो एक दुकान चला रहे हैं, तो एक दुकान चलाने में ज़्यादा खर्चा होगा कि 10 दुकान चलाने में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली एक दुकान चलाने के लिए हमको एक शॉप चाहिए होगी, 10 दुकान चलाने के लिए हमको 10 शॉप चाहिए होंगी, ठीक है. एक दुकान चलाने के लिए अगर मान लो कोई जनरल स्टोर खोले हैं, तो एक दुकान चलाने के लिए एक तराजू चाहिए होगा, और 10 दुकान चलाने के लिए 10 तराजू चाहिए होगा, है ना. तो ये था हमारा कि जितना बड़ा हमारा साइज़ और नेचर होगा बिज़नेस का, उतनी बड़ी हमको फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मतलब मान लो हम फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, हमको एक फैक्ट्री खोलनी है, तो हमको उस फैक्ट्री में जो बन रहा है उससे रिलेटेड हमको मशीन खरीदनी होगी, उस फैक्ट्री को कहाँ पे डालें उसके लिए बिल्डिंग बनानी होगी, ज़मीन देखनी होगी, उस पर बिल्डिंग बनानी होगी, ठीक है. सपोर्टिव सर्विसेज देखनी पड़ेंगी कि यहाँ से हमको लेबर चीप में मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से हमको कम्युनिकेशन चीप में मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से हमको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है कि नहीं. तो ये सब क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ है, और इन सबको करने के लिए, अवेल करने के लिए खुद को हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. क्या हम कोई भी बिज़नेस बिना पैसे के स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं. तो हमको अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स भी देखना पड़ेगा, और हम कौन से प्रोसेस को प्रोडक्शन के यूज़ करने जा रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है. प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग गुड्स कौन सा बना रहे हैं, ठीक है. तो ये था ऑल अबाउट हमारा 6th पॉइंट, दैट इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़. अब आते हैं अपने 7th पॉइंट पे. प्लान लेआउट मतलब कि जो चीज़ें हम करने वाले हैं अपने बिजनेस में उसका लेआउट बनाना, कि कब क्या चीज़ करेंगे और किस इंटरवल पे क्या क्या होगा, ऐसा लेआउट बनाना, ठीक है. Once the requirement of physical facilities has been determined, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of these facilities. वही हुआ कि हमने बिल्डिंग हमने देख ली कि हाँ इस बिल्डिंग में हम अपना जो है ऑफिस खोलेंगे, और ये हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ में हम चेयर टेबल भी मंगा ली और मशीन्स भी मंगा ली जो लगेंगी ज़रूरत है, और हमने जितनी भी चीज़ें थी वो सब मंगा ली, ठीक है. और सर्विसेज भी देख ली, ट्रांसपोर्ट के लिए हमने एक गाड़ी भी खरीद ली, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा है. लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? हमको कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान बनाना होता है. जैसे कि आपका स्कूल जब चलता है तो आपको अपने स्कूल में पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बना के दिया जाता है कि इस टाइम पे ये पीरियड लगेंगे, तो वही प्लान लेआउट हुआ, ठीक है. वैसे कोई बिजनेस चलाने के लिए एक प्लान लेआउट होता है कि इन फिजिकल फैसिलिटीज़ को जो भी एंटरप्रेन्योर है वो कैसे यूज़ करेगा, किस तरीके से यूज़ करेगा, कौन सी मशीन किस लिए यूज़ होगी, कहाँ यूज़ होगी, किन किन एम्प्लॉयज़ द्वारा यूज़ होगी, ये सब प्लान लेआउट होगा.
लेआउट मीन्स द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। फिजिकल अरेंजमेंट करना उन मशीन्स और प्रोडक्ट का, जैसे मैंने अभी बताया कि कौन सी मशीन्स कहाँ लगेंगी, किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होंगी, उन मशीन का काम क्या, तो उनको उसी ऐसे मान लो अगर हम बिस्किट का फैक्ट्री बना रहे हैं तो पहले हमको सबसे पहले कौन सी मशीन लगानी पड़ेगी, जो आटे को साने, ठीक है, उसके बाद लगानी होगी जो उसको शेप में लाए आटे को, उसके बाद लगानी होगी जो उसको गर्म करे, उसके बाद लगानी होगी जो उसको पैकेट्स में भरे, उसके बाद लगाना होगा जो पैकेट्स को जो पैकेट्स में रैप करे। तो ये था लेआउट कि कौन सी मशीन किस मशीन के बाद लगेगी, है ना, समझ में आया। तो ये था कौन सी मशीन किस मशीन के बाद लगेगी और किस मशीन को कितनी देर के लिए यूज़ किया जाएगा, वो सब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये था प्लान लेआउट कि कब कौन सी मशीन किस तरीके से यूज़ करेगी, जितने भी आपने फिजिकल फैसिलिटीज़ बिजनेस में इन्वॉल्व करी हैं वो किस तरीके से आप उनको यूज़ में लाएंगे वो देखना होता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा प्लान लेआउट। अब आते हैं अपने 8th पॉइंट पे, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। कॉम्पिटेंट मतलब कि एक ऐसे वर्कफोर्स जो कि बहुत ही एलिजिबल हो, उसके अंदर कई सारे काम करने का क्षमता हो, ठीक है। और कमिटेड मतलब जो अपने काम के प्रति निष्ठा दिखाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कर लेंगे, ज़रा सा काम ही तो है, बॉस के आने से पहले कर लेंगे, अभी मौज कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वर्कफोर्स कमिटेड नहीं है तो आपकी वर्कफोर्स सिंसियरली काम नहीं कर रही है, वो बस आपके सामने काम कर रही है, और बस आपके सामने काम करने से उनको सैलरी तो मिलेगी, लेकिन आपका प्रोडक्शन और आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर कोई वर्कफोर्स कमिटेड होगी कि हाँ हमें इस कंपनी के लिए काम करना ही है, तो वो अपना 100% देगी। जब हम अपना 100% देता है कोई भी इंसान, तो ही काम परफेक्ट होता है, तो ही काम अच्छा होता है, ठीक है। तो एवरी एंटरप्राइज नीड्स कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। हर एंटरप्राइज को कॉम्पिटेंट मतलब कि एलिजिबल, जो हर काम जानती हो, और कमिटेड वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो लोग वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू डिज़ायर्ड आउटपुट। ताकि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम लोग मिला के एक डिज़ायर्ड आउटपुट बना सकें। अगर मान लो आपके स्कूल में टीचर्स हैं और वो लोग आपको पढ़ाते समय सो जाएँ, तो क्या आपके अंदर नॉलेज आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो जितने भी फिजिकल फैसिलिटीज़ हम लोग को आपके स्कूल की मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके पेरेंट, उन सबको कंबाइन करके कोई भी डिज़ायर्ड आउटपुट आ ही नहीं पाएगा। मान लो आपके बगल में दुकान है शुक्ला जी की, और वो कई सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या हो गई उनकी, वो सामान लेकर आए, वो जो सामान उनके यहाँ रखा हुआ है वो उनकी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या थी कि वो सामान लेकर आए। अब उन दोनों को कंबाइन करके उनको सामान बेचना चाहिए, लेकिन सामान बेचते समय वो सो गए, तो क्या डिज़ायर्ड आउटपुट निकल पाएगा? नहीं, नुकसान और हो जाएगा। वैसे अगर मान लो आप फैक्ट्री चला रहे हो, और फैक्ट्री आपकी है कोई भी चीज़ बनाने की, मान लो साबुन बनाने की, आपने मशीन्स भी खूब बड़ी बड़ी लगा दी और आपने पैसा भी खूब लगा दिया, ठीक है, और सेटअप कर दिया और वर्कर्स से कह दिया तुम लोग काम करो, हम जो है समय समय पे आते रहेंगे, ठीक है। तो जब आप जाते थे तो वर्कर्स काम करते थे, उसके पहले वो लोग आराम से रेस्ट करते थे, धीमे धीमे काम करते थे। तो क्या जो आपने आउटपुट सोच रखा होगा कि इतना आउटपुट हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, इतना हमारा सामान बन जाएगा इतने पीसेस साबुन के, और वो हम मार्केट में सप्लाई कर देंगे, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर जल्दी जल्दी में जब आप आ जाओगे तब वर्कर्स बनाएंगे भी, तो भी साबुन कोई टेढ़ा बन सकता है, कोई कैसा बन सकता है, क्योंकि वो लोग ध्यान से नहीं बनाएंगे, उनको जल्दी जल्दी होगी, ठीक है। Since no individual entrepreneur can do everything himself, she must identify the requirement of skilled and unskilled worker and managerial staff. अब देखो, हर काम आप खुद से नहीं कर सकते। टीचर का काम टीचर करता है, प्रिंसिपल का काम प्रिंसिपल करता है, मैनेजर का मैनेजर करता है, डायरेक्टर का काम डायरेक्टर करता है। ऐसा तो है नहीं कि टीचर सबका काम कर दे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक व्यक्ति एक टाइम पे सारे काम नहीं कर सकता। वो कहा जाता है कि आप मल्टीटास्किंग मतलब ये होता है कि आपको हर फील्ड की नॉलेज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक साथ सारे लोगों को काम कर दो, क्योंकि आप एक जगह पे एक टाइम पे एक ही जगह पे प्रेजेंट हो सकते हो, ठीक है। तो हर बिजनेसमैन को ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए पड़ता है कि उसको अपनी फैक्ट्री या फिर कहीं पे भी जो भी चीज़ वो कर रहा है, जिस भी चीज़ का बिजनेस, उसमें उसको स्किल्ड लोगों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। स्किल्ड मतलब जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जिनको चीज़ों का ज्ञान काफ़ी ज़्यादा है। अनस्किल्ड जो नॉर्मल लेबर होते हैं, ठीक है। और मैनेजीरियल स्टाफ जो मैनेजर के तरीके काम कर सके, जिसके अंदर मैनेजीरियल क्वालिटीज़ हों, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितने कितने लोग उसको चाहिए होंगे, और फिर वो उनको ढूंढे और फिर उनको एम्प्लॉय करें, ठीक है। तो ये भी काम किसका होता है? बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले देखना पड़ता है। Plans should also be made about how the employees will be trained and motivated to give their best performance. अब हर
कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेमिनार्स कराती है और कई सारे ट्रेनिंग सेशंस कराती है, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेटेड रहें और अपना अच्छे से अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ अनमोटिवेटेड फील करेंगे, उनको आप ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, उनको नई नई चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तो उनको ज्ञान नहीं बढ़ेगा और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस तो फिर निकल ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हमारा कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, जिसका ध्यान हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या फिर रनिंग बिजनेस में देखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज टैक्स प्लानिंग. Tax planning has become necessary these days because there are a number of tax laws in the country and they influence almost every aspect of functioning of modern business. Obviously GST कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. इसके पहले भी जो कई सारे लॉज थे रिगार्डिंग टैक्स, उसको कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिजनेसमैन को ध्यान में रखना पड़ता है. कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले टैक्स का ध्यान उसको पूरा देना पड़ता है कि कितना टैक्स उसको कितने लेआउट्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, The founder of the business has to consider in advance the tax liability under various tax laws and its impact on his business decision. मतलब कि कितनी टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर आने वाली है अगर वो इतना टर्नओवर का बिजनेस करेगा, क्योंकि टर्नओवर के हिसाब से टैक्स दिखाया है. कितना आप कमा रहे हो उतना ही तो टैक्स दोगे ना, तो उसको देखना पड़ता है कि अगर हम इतना कमाएंगे तो हमें इतनी टैक्स लाइबिलिटी आएंगी, ये टैक्स हमें देना पड़ेगा, इस स्टेट गवर्नमेंट को ये वाला टैक्स देना पड़ेगा. अब तो खैर जीएसटी आ गया है, लेकिन जीएसटी में भी रूल्स हैं, क्योंकि जीएसटी के भी 2 सब डिविजन्स हैं, CGST एंड SGST. SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो उसको देखना पड़ता है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना पड़ता है, लॉस को देखना पड़ता है कि कौन सी टैक्स लाइबिलिटी, कौन सी टैक्स की जिम्मेदारी उसके ऊपर आने वाली है, और अगर वो इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेगा तो उसके बिजनेस प्रीसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हमारा टैक्स प्लानिंग, जिसमें उसको टैक्स की लाइबिलिटीज़ और टैक्स के बारे में पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है. ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, दैट इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज. आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू अब द अबव मेंशन फैक्टर हैव बीन टेकन, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड विद द एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज, which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process and initializing the sales promotion campaign. मतलब कि सारी चीज़ें हमने देख ली, सब कुछ तैयार है, जितने भी अब फैक्टर्स है सब कुछ हमने ध्यान में रख लिए, सारी प्लानिंग हो गई है. अब बस हमको अपनी एंटरप्राइज को लॉन्च करना है, अपनी एंटरप्राइज में बिजनेस को स्टार्ट करना है. तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को, मतलब कि लॉ से रिलेटेड जितनी फॉर्मेलिटी है, रजिस्ट्री हो गई, जितने भी लाइसेंस लेने हैं वो सारे लाइसेंस वगैरह लेने होंगे. ठीक है, कई सारी जो सर्विसेज मतलब कि रॉ मटेरियल वगैरह मार्केट से लाना होगा. ठीक है, रॉ मटेरियल लाने सबसे पहले तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, फिर रॉ मटेरियल लाना होगा, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा और उसके बाद प्रमोशन करना होगा अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू. अब ये तो बड़ी कंपनी की बात होगी. अगर मान लो आप कोई छोटे दुकानदार है, छोटे दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसकी है वो पूरी करनी पड़ेगी. अगर कोई उसे लाइसेंस लेना है, मान लो अगर कोई मेडिकल स्टोर की शॉप है तो उसे मेडिकल स्टोर के जितने भी लाइसेंस होते हैं रिलेटेड टू मेडिसिन वो लेने होंगे. ठीक है, उसके बाद उसे मेडिसिन जितने भी अपनी दुकान पर लेनी है, मतलब कि रखनी है, उन मेडिसिन को मार्केट से होलसेलर से लेके आना होगा. ठीक है, उसके बाद उसको 2-3 चाहिए होंगे एम्प्लॉयज़, उनको सिखाना पड़ेगा कैसे आप बेचो. ठीक है, और फिर लोगों में पैम्पलेट्स बंटवा सकता है, और अगर वो लोग बता सकता है कि हमने ये दुकान खोली है, आप लोग आइए, तो इस तरीके से वो अपनी कैंपेनिंग कर सकता है. तो दीज वर द लास्ट 5 पॉइंट्स रिलेटिंग टू द फैक्टर्स, बेसिक फैक्टर विच शुड बी kept in mind by each and every person if he is interested or if she is interested in starting any business. Okay, so the first point which we have read today is physical facilities, the second is plan layout, the third is competent and committed workforce, fourth one is tax planning, and the fifth and the last one is launching the enterprise. Okay, so just make the notes, जितने भी मैंने भी पढ़ाए हैं उसके नोट्स बनाते रहने साथ साथ, यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है. ओके, अगर आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू व्हाट्सएप एज पर यू विश. ओके, इसके नोट्स बनाते चलना. सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो. यहीं पे आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है, एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडीज़. तब तक इस वीडियोज़ को देखिए, नोट्स बना लीजिए. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी डाउट रिलेटिंग टू एनी टॉपिक इन दिस चैप्टर, सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू व्हाट्सएप एज पर यू विश. थैंक यू.